हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। क्लास 6 टू 12 की एनसीईआरटी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो है हम क्लास 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। और हम इसको जो है इसके जो पॉइंट्स हैं, मेन जो हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। जो हमारा सौर मंडल है उसमें पृथ्वी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। जैसे कि आपने आसमान में देखा होगा, कुछ तो बहुत चमकते स्टार होते हैं और कुछ होते हैं जो बहुत धीमे से छोटे छोटे कम उजाला होता है उनमें। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इसमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आपको उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। जैसे कि चंद्रमा होता है ना, वो टिमटिम नहीं करता जैसे तारे करते हैं, वो उसकी रोशनी एक समान होती है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार और अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। जैसे कि आप देखते हो, कभी आधा चांद होता है, फिर धीरे धीरे करके वो पूर्णिमा तक पूरा चांद बन जाता है। तो उस रात को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा, जब पूरा चांद हमें दिखाई देता है। 15 दिन के बाद आप इसको नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। अब जैसे कभी कभी एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि नए चंद्रमा की रात्रि को क्या कहते हैं, तो हमें लगता है कि नया चंद्रमा यानी कि पूरा मून होता है, तो उस दिन को हम पूर्णिमा कहते हैं। लेकिन नहीं, ये बोल रहे हैं कि 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ़ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जब पूर्णिमा होती है तो पूरा चांद आता है। उसके बाद जो है चांद नहीं दिखता। फिर 15 दिन के बाद जो है फिर दोबारा से स्टार्ट होता है ये। ठीक है, क्या आपको इस बात पे आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा और छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। ऐसा नहीं है कि चांद छुप जाता है, बल्कि सूर्य की रोशनी इतनी तेज होती है, सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि वो उसमें हम चांद की रोशनी को नहीं देख पाते। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वो क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड। वे सभी वस्तुएं जो, जैसे कि सूर्य है, चंद्रमा है, जो भी चीज़ रात में आसमान में चमकती है। अब सूर्य तो जैसे रात में नहीं चमकता, दिन में चमकता है, लेकिन सारी चीज़ें जो चमकती हैं वो सब क्या है? खगोलीय पिंड कहलाती है। तो कुछ खगोलीय पिंड जो हैं वो बड़े आकार और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल सूर्य। ठीक है, जैसे कि सूर्य है, उसके पास अपनी रोशनी है, अपनी ऊष्मा प्रकाश है। ठीक है, और ये गर्म होता है बहुत। तो कुछ खगोलीय पिंड ऐसे ही हैं जो गैसों से बने होते हैं, इनमें अपनी प्रकाश ऊष्मा होती है, तो इसलिए इनको जो है इस तरह के खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सूर्य। उसके बाद रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन इनसे हम बहुत अधिक दूर होने के कारण इनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते और वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। यानी कि जैसे कि तारे हैं वो हमसे इतनी दूर हैं कि वो हमें बहुत छोटे दिखते हैं। जैसे कि आप एरोप्लेन देखते हो, वो हमसे बहुत दूर है इसलिए हमें छोटा दिखता है, वरना तो बहुत बड़ा होता है। तो इसी तरह से तारे भी हैं और कुछ ऐसे खगोलीय पिंड है जो हमसे बहुत दूर हैं, इस वजह से वो हमें बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं और हम उनकी जो ऊष्मा या ताप है उसको हम महसूस नहीं कर पाते। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं बहुत छोटी दिखती है। जैसे कि हवाई जहाज का भी मैंने एग्जाम्पल दिया। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल। जैसे कि रात में कभी कभी आपने स्टार अगर आसमान में देखा हो, ये स्टार से बहुत सी आकृति बन जाती है, तो ये आकृति क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर
या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, यानी कि 7 तारों का समय, जिसमें 7 तारे होते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रखा है हमें। ठीक है, इसमें 7 तारे बने हुए हैं ये लाइन से, तो इस तरह से हम इनको देख सकते हैं, जो कि अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में अधिक तारों और ग्रह और नक्षत्र मंडल को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था और इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रखा है हमें ध्रुव तारा। ठीक है, तो पहले के लोग जो होते थे, पहले घड़ी नहीं होती थी, तब लोग कैसे टाइम देखते थे? सूर्य की दिशा से, आसमान में चांद से, तारों से, इन सभी चीज़ों से वो जो है दिशा का निर्धारण करते थे, टाइम को देखा करते थे। जैसे कि इसमें ध्रुव तारा बता रखा है कि उत्तर दिशा को दर्शाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र जो अभी मैंने चित्र दिखाया उसमें आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के सांकेतिक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। जैसे कि अगर हम इनको मिला दें आपस में तो ये इधर की साइड मूव कर रहा है, यानी कि हमें दिखा रहा है कि इधर की साइड क्या है, ध्रुव तारा है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह। अब जैसे कि सूर्य है, वो भी एक तारा है, लेकिन उसके पास अपनी ऊष्मा है, अपना प्रकाश है, इसलिए वो चमकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी खगोलीय पिंड ना ही उनमें अपना प्रकाश होती है, ना ही उनमें कोई ऊष्मा होती है, तो वह कैसे चमकते हैं, कैसे प्रकाशित होते हैं, तारों के प्रकाश से। तो ऐसे पिंड हमें क्या कहलाते हैं, ग्रह। तो अगर पूछा जाए कि ऐसे पिंड जिनके पास ना अपनी कोई ऊष्मा है ना प्रकाश है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो वो ग्रह कहलाते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में प्लैनेट भी कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। ठीक है, क्योंकि प्लैनेट्स तो चारों तरफ ही घूमते हैं ना, तो इसलिए इसका मतलब होता है चारों ओर घूमने वाले, जो कि ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी एक ग्रह है और ये सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, तो ये अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। अब आपको पता ही है हमारी पृथ्वी पे हमें प्रकाश कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, अब जैसे कि हमारा ये है, इसमें हमें दिखाया हुआ है सारे हमारे ग्रह हैं सूर्य से दूरी के हिसाब से, कि सूर्य से कौन सा ग्रह पास है, कौन सा दूर है। तो सूर्य से क्रम के आधार पे सबसे पहले कौन आता है, बुध आता है। ठीक है, उसके बाद कौन आता है, हमारा शुक्र आता है, बुध शुक्र, फिर तीसरे नंबर पे आती है पृथ्वी, फिर आता है मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि और फिर यूरेनस। तो इस तरह से इनका क्रम है और हमें ये क्रम पता होना चाहिए कि सूर्य से दूरी के स्थान पे कौन सा ग्रह कौन से नंबर पे आता है और इनकी अपनी क्या विशेषताएं हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें नीचे दी गई हैं सारी विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा भी एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। कौन, चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह भी हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी जो है सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, उसी तरह से हमने जो और ग्रह देखे वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक देखिए ये लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित है। तो हम जानते हैं, इसलिए सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं, सौर मंडल, जो हमने अभी पिक्चर देखी, क्योंकि वो सूर्य का परिवार है, सारे ग्रह उसमें आते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सौर मंडल। एक नीचे और रोचक तथ्य दिया हुआ है,
ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए शब्द हो सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया। हमें ये भी पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी शब्द जो है हमारा भूगोल ज्योग्राफी, ये कौन सी भाषा से लिया गया है। तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। क्योंकि ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, पूरी पृथ्वी के बारे में जानकारी, तो इसका मतलब क्या होता है, पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, यानी कि पृथ्वी के बारे में लिखना। क्योंकि हम पृथ्वी के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफिया यानी कि जो का मतलब है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब है लिखना, यानी कि पृथ्वी के बारे में लिखना, पृथ्वी का विवरण करना। ठीक है, अब हम जो है सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, हमारे सारे ग्रहों के बारे में हम पढ़ते हैं। सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड जैसे शुद्ध ग्रह, उल्का पिंड, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, सौरमंडल। यानी कि हमारे सौरमंडल में सभी चीज़ होते हैं, ग्रह भी हैं, उपग्रह भी हैं, खगोलीय पिंड भी हैं, शुद्ध ग्रह भी है, उल्का पिंड भी है, ये सब मिलके हमारा सौरमंडल बनाते हैं, जिसका मुखिया कौन है, सूर्य है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है, ये हम सब जानते हैं, और बहुत ही गर्म है। ठीक है, क्योंकि गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, क्योंकि सबसे चमकदार, सबसे जो गर्मी जिसके अंदर ऊष्मा है और सबसे बड़ा जो है सूर्य है, इसलिए यही एक प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत है। लेकिन इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते। क्योंकि हम इसकी तेज ताप को क्यों नहीं महसूस कर पाते, क्योंकि नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमसे। क्योंकि जब भी हम अगर धूप में या गर्मी में खड़े हो जाएं तो हम उसकी ताप को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमसे बहुत दूर है। अगर ये हमारे पास होता तो शायद हम बिल्कुल इसकी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये हमसे कितना दूर है, इसमें हमें ये बात याद रखनी है कि सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। फिर आते हैं ग्रह। ग्रह हमने अभी ऊपर भी देखे थे। हमारे जो है 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से उनका क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। और यहाँ पर एक बहुत आसान सी जो है ट्रिक रखी हुई है ताकि हमें याद हो जाए। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, जिसको याद करने में दिक्कत होती है वो इनसे याद कर सकते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स हैं। फिर है सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं और ये कक्षा कहलाते हैं। जैसे कि ऐसे करके बने हुए हैं ना, इस तरह से। ठीक है, तो ये उनकी कक्षा होती है। बुध शुक्र के सबसे नज़दीक है। वे अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने डेज लेता है, 88। ये याद रखने वाली बात है। बुध सबसे पास है और ये जो है अपनी सूर्य के चारों चक्कर लगाने में 88 दिन लगाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पृथ्वी के समान ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र ग्रह। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, इनके नाम जो दिए गए हैं 2003 UB 313, सिरस और प्लूटो, ये बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है अब नहीं है हमारा, नहीं तो पहले जो है 9 ग्रह थे, अब जो है 8 रह गए हैं। अब है पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा ग्रह है, तीसरा, क्योंकि हमने पढ़ा था बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी। तो आकार में ये 5वां ग्रह है। वैसे बड़ा जो है आकार में 5वां है, लेकिन सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। आपको पता है कि जब ये ऐसे करके ग्लोब बना होता है तो यहाँ से ये थोड़ी चपटी है। ठीक है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहा जाता है। भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है। इसी कारण पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर हम रह पा रहे हैं। यहाँ पर हमारी ऐसी अनुकूल स्थितियाँ जिसकी वजह से हम जी सकते हैं। ऑक्सीजन है, पेड़ पौधे हैं, हमारे लिए पानी है, वायु है, सब कुछ है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह जो है पानी से
ढकी हुई है। अगर ऊपर से देखते हैं तो नीली दिखती है, क्योंकि यहाँ पर 2/3 सतह जो है वो पानी से ढकी हुई है। ठीक है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट। एक तो ये कि सूर्य हमसे कितनी दूर है पृथ्वी से? 15 करोड़ किलोमीटर, और पृथ्वी तक पहुंचने में उसके प्रकाश को कितना टाइम लगता है? तो 8 मिनट। ये दोनों चीज़ याद रखनी है। उसके बाद एक और है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो ये भी याद रखने वाली बात है कि सबसे पहले चंद्रमा पर कदम किसने रखा था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था 21 जुलाई 1969 में। अब है चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है जो कि चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, 1/4। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोल पिंडों की अपेक्षा ये क्या है? पास है, थोड़ा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं, क्योंकि जो सूर्य है वो कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर, और चंद्रमा 3,84,400। बहुत ज़्यादा डिफरेंस। तो इस वजह से ये थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जैसे ग्रह सूर्य के। अब जो हमने ग्रह पढ़े थे जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये सब किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सूर्य के। लेकिन जो उपग्रह होते हैं वो किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? ग्रहों के। मतलब जो बुध, शुक्र है, इनके भी और चक्कर लगाते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। ठीक है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है, जैसे इनसेट, IRS और एडुसेट। यानी कि मनुष्यों के द्वारा भी अंतरिक्ष यात्री हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी कुछ जो है उपग्रह बनाए हैं जो अंतरिक्ष में रॉकेट के द्वारा भेजे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, पृथ्वी का। ठीक है। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अब ये जो लाइन है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही जब एग्जाम में पूछे जाती है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई पड़ता है, तो उसका रीज़न ये होता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है और इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी एक चक्कर करता है। इसी वजह से हमें उसका सिर्फ एक ही पार्ट दिखाई पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छे से याद रखना है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जैसे कि आपने चांद को बहुत अच्छे से देखा, अगर नज़दीक से देखा होगा, मतलब ध्यान से देखा होगा, तो थोड़े धब्बे से दिखाई देते हैं क्योंकि वहाँ पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं, इस वजह से। अब है क्षुद्र ग्रह, जैसे कि पिक्चर में दिखा रखा है हमें। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है। जैसे कि तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह, इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य की तरफ चक्कर लगाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अब इसमें हमें ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमें याद रखनी है कि जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच चक्कर लगाते हैं वो कौन से ग्रह हैं? शुद्ध ग्रह हैं। या फिर ऐसे भी कि शुद्ध ग्रह कहाँ पर चक्कर लगाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच। ठीक है। वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए, मतलब उनसे टूटे तो छोटे छोटे अलग बन गए। फिर है उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि छोटे छोटे असंख्य पिंड जो हैं उन्हें शुद्ध ग्रह कहते हैं। इसी तरह से छोटे छोटे पत्थर भी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। ये कभी कभी पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ जब इनका घर्षण होता है तो ये गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे कि चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, और कभी कभी पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे पृथ्वी पर गड्ढे बन जाते हैं। ऐसा जो है खुली जगहों पर ज़्यादा होता है। क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक दूसरी तरफ चौड़ी फैली सफ़ेद पट्टी की तरफ एक चमकदार रास्ते को देखा है, जैसे इस पिक्चर में शो हो रहा है?
यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। जैसे कि ऐसा लग रहा है ना कि प्रकाश की एक नदी बह रही है, इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ब्रह्मांड गंगा का निर्माण करती हैं। की विशालता की कल्पना करना बहुत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रह्मांड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसकी कल्पना करना भी कठिन है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पार्ट, जिसमें हमने पृथ्वी के बारे में जाना कि पृथ्वी और उसके ग्रह कौन से हैं जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। सूर्य के दूरी के हिसाब से उनका क्रम क्या है, शुद्ध ग्रह क्या होते हैं, चंद्रमा की स्थिति कैसी है। ठीक है, तो अब जो है हम इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।